हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी की तैयारी अपने चैनल पर करते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डेली इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं अपनी क्लासेज में। आज की क्लासेज में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है कि इनमें से किसे स्थिर डिवाइस कहा जाता है। देखिए, स्थिर डिवाइस का मतलब होता है कांस्टेंट डिवाइस। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्थिर डिवाइस या कांस्टेंट डिवाइस। अब आइए ऑप्शन पर। डीसी मोटर को देखिए, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो क्या होता है, डीसी मोटर जो है, मोटर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो मिल रही है ये तो रोटेटिंग नेचर की होती है। मैकेनिकल का मतलब ही होता है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब रोटेटिंग ऊर्जा जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें रोटेटिंग पार्ट्स होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मोटर में रोटर घूमता है। डीसी जनरेटर में आप लोग जानते हैं कि आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो यहाँ पर भी घूमने वाला भाग होता है। मोटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है, इंडक्शन मोटर में भी होता है घूमने वाला भाग। लेकिन ट्रांसफार्मर में आप लोग देखे होंगे कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो या कोर हो, कुछ भी हो, उसमें आप लोग कोई भी घूमने वाला भाग नहीं देखे होंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिर डिवाइस कौन सी होती है, वो होती है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको स्थिर डिवाइस बोलते हैं। यही कारण है कि सभी मशीनों में सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी वाली मशीन होती है वो होती है ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रिक्शन या घर्षण लॉसेज नहीं होता। जब कोई रोटेटिंग पार्ट्स है ही नहीं, तो कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेज या घर्षण नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, इसका एक लॉसेज जब बच गया तो उससे एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। 98% तक एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसफार्मर इनमें से किस सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, एसी सप्लाई पर। तो एसी सप्लाई पर तो कार्य करता है, हमको क्या बताना है किस पर कार्य नहीं करेगा। देखिए ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता है। डीसी सप्लाई पर, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर, ए तथा सी दोनों पर। अब क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये होता है किस पर कार्य करता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस पर नहीं करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना होता है। देखिए कार्य नहीं करता है तो हमने बताया कि एसी पर काम करेगा ट्रांसफार्मर, लेकिन डीसी पर नहीं करेगा। एसी पर करेगा, डीसी पर नहीं करेगा। अब ऑप्शन को पढ़िए। एसी सप्लाई पर कार्य करेगा, जी हाँ करेगा। और इसमें पूछा नहीं करता है तो ये तो करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डीसी सप्लाई पर, हाँ डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी में दिया प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर। प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई किसको बोलते हैं, एसी सप्लाई को ही बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई। तो ए और सी दोनों पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों पर तो काम कर रहा है। देखिए ए पर भी काम कर रहा है, सी पर भी काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है किस पर, डीसी सप्लाई पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीसी सप्लाई पर कभी भी ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। इसके कुछ रीज़न होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग डीसी सप्लाई दे देंगे तो इसका डीसी में क्या होता है कि एक्सएल का मान 0 हो जाता है। एक्सएल बराबर 2πfl होता है, और आप लोग जानते हैं कि एफ का मान 0 होता है डीसी में, तो एक्सएल का मान 0 हो जाएगा। कोई भी जब रिएक्टिव कंपोनेंट्स नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा करंट जाती है, जिससे वाइंडिंग जल जाती है। पहला रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि डीसी पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये दो रीज़न होते हैं जिससे डीसी पर काम नहीं करता है, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई पर काम नहीं करेगा, डीसी सप्लाई पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग किस साइड को कहा जाता है। देखिए दो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, जैसा कि आप लोग को मालूम है। अब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग किस साइड को बोलेंगे, देखिए बाएं साइड की वाइंडिंग को, दाएं साइड की वाइंडिंग को, सप्लाई साइड की वाइंडिंग को, या लोड साइड की वाइंडिंग को। हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में जो दो वाइंडिंग होती है, कोर पर इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं, एक किधर वाइंडिंग होती है, एक इधर वाइंडिंग होती है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। अब देखिए इस साइड की वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहें या इस साइड की वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहें, ये डिपेंड करता है कि लोड किधर कनेक्ट कर रहे हैं और सप्लाई किधर दे रहे हैं। अगर हम लोग इधर सप्लाई दे देते हैं तो देखिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इधर लोड कनेक्ट कर दीजिए, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी। अगर हम लोग इसके कनेक्शन को पलट दें इस तरीके से, अगर हम लोग क्या करें, ये जो कोर है हमारी, कोर पर वाइंडिंग थी यहाँ पर। अब हम लोग क्या किए हैं कि इधर से सप्लाई दे दिया। सप्लाई अगर इधर दे देंगे तो इधर प्राइमरी हो जाएगा, इधर लोड कनेक्ट कर देंगे तो इधर ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जिधर भी सप्लाई देंगे उसी को हम लोग प्राइमरी साइड कहते हैं, और जिधर हम लोग को लोड लेना होता है उधर हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि हम लोग को प्राइमरी में अगर कुछ दे तो वो सेकेंडरी पर क्या दे रहा है उसी सम से मतलब होता है। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो प्राइमरी में हम लोग क्या करेंगे, कम वोल्टेज देंगे।
वो सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज दे देगा। तो जिधर हमने सप्लाई दिया उसी को तो हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, और जिधर हमको लोड मिल जाएगा हमारी आवश्यकता के अनुसार जो मिल जाएगा उसको हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरी साइड किसको बोलेंगे, सप्लाई साइड की वाइंडिंग को, जिधर हम लोग सप्लाई कनेक्ट कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, और जिधर लोड कनेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन, एक स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक परिवर्तिता होती है। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, आप लोग को मालूम होगा, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। देखिए अप और डाउन से ही पता चल रहा है कि ये अप कर रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, और जो डाउन लिखा हुआ, डाउन का मतलब वोल्टेज को घटाना। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को घटा देगा। अब देखिए स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक पर वोल्टता प्राप्त होगी। देखिए द्वितीयक का मतलब होता है प्राइमरी पे हमने वोल्टता दिया, मान लीजिए हमने क्या दिया, प्राइमरी पे वोल्टेज दे दिया 220 केवी, 220 वोल्ट दे दिया, मान लीजिए 220 वोल्ट हमने दे दिया प्राइमरी पर। अब इसको क्या किया, 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये वोल्टेज कम हो गया। तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो प्राइमरी पे हमने दिया ज़्यादा लेकिन मिल गया कम, तो द्वितीयक पर वोल्टता हमेशा क्या मिलेगी, स्टेप डाउन है तो डाउन में वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो द्वितीयक पर जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, प्राइमरी से कम होगी। क्या हो जाएगी, प्राइमरी से कम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेप डाउन है तो डाउन में जो वोल्टेज सेकेंडरी पर जाएगा वो क्या होगा, कम होगा, तो प्राइमरी से कम वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक स्टेप अप टाइप के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक पर टर्न की संख्या प्राइमरी पर टर्न की संख्या से होती है। अब देखिए स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए अगर हम लोग स्टेप अप का ट्रांसफार्मर बनाना चाहें, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 4 टर्न बना रहे हैं, तो स्टेप अप है तो बताइए इधर टर्न की संख्या क्या होगी, सेकेंडरी साइड में ज़्यादा रखना होगा। ये लोड हो गया और ये सप्लाई हो गया। देखिए हमने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया है, तो बोला गया कि द्वितीयक पर जो टर्न की संख्या होगी वो प्राइमरी पर टर्न की संख्या से क्या होगी, तो देखिए हमेशा द्वितीयक पर ज़्यादा टर्न होंगे। क्योंकि ज़्यादा टर्न इसलिए होगा कि ई बराबर, देखिए इक्वेशन होता है 4.44 5 mF × n क्या है, टर्न होता है, ई होता है वोल्टेज, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के है। अब देखिए स्टेप अप है ना, तो अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो टर्न की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब टर्न की संख्या बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज तो हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ने का मतलब टर्न की संख्या बढ़ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ज़्यादा टर्न यहाँ पर सेकेंडरी पर होगा, सेकेंडरी पर जब टर्न ज़्यादा होगा तभी तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। यही क्वेश्चन में पूछा कि एक स्टेप अप टाइप के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक पर सेकेंडरी पर टर्न की संख्या प्राइमरी पर टर्न की संख्या से क्या होगी, तो द्वितीयक पर जो टर्न होगा यहाँ पर वो प्राइमरी से ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर ताम्रहानि, ताम्रहानि को बोला जाता है कॉपर हानि। जैसे मान लीजिए हमारी वाइंडिंग है, अगर ये वाइंडिंग है इस तरीके से, यहाँ से अगर कोई करंट जाएगी, धारा आई जा रही है, तो वाइंडिंग का कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होगा, तो वाइंडिंग में एक लॉसेस क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग I2R लॉस, हीट के फॉर्म में ये लॉस क्रिएट होता है, इसी को हम लोग कॉपर लॉस या ताम्रहानि बोलते हैं। इसी लॉसेस की बात कर रहा है कि फुल लोड पर अगर ताम्रहानि 3200 वाट है, तब आधे लोड पर ताम्रहानि कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते, देखिए कॉपर लॉस एट एनी लोड, किसी भी लोड पर जो कॉपर लॉस होता है उसका एक फार्मूला होता है, बराबर होता है x² इंटू, ये x² है, x² इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये फार्मूला होता है। देखिए किस लोड पर हम लोग को निकालना है, आधे लोड पर, तो हम लोग लिखेंगे कॉपर लॉस जो होता है हाफ लोड पर निकालेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे x² है, बराबर हो जाएगा, x का मान हम लोग रखें, x बराबर जो लोड होता है तो 1/2 कर देंगे, क्योंकि आधा लोड करना हम लोग को, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉपर लॉस फुल लोड पर दिया हुआ 3200, तो 3200 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग हल करिएगा, 1/4 हो जाएगा, आप लोग हल करिएगा, मिल जाएगा 800 वाट। देखिए तो पूरा डिटेल में हमने बताया कि 800 वाट आएगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है कि अगर फुल लोड पर दिया है और किसी भी लोड पर पूछ ले, जैसे 3200 वाट दिया है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, आधे लोड पर पूछेगा, फुल लोड पर दिया तो कुछ नहीं करना है, 1/2 का होल स्क्वायर करिएगा, आधा का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करके हल करिएगा, 800 वाट मिल जाएगा। मान लीजिए बोल दिया कि एक चौथाई लोड पर क्या होगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 1/4 लोड को कर देना है 1/4, इसको होल स्क्वायर करिएगा तो 3200/16 मिलेगा, 3200/16, 16 दूना 32, 200 वाट मिल जाएगा।
तो आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी लोड पर अगर कॉपर लॉस आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, हाफ लोड करने पर 800 वाट, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर आयरन हानि 1600 वाट है, यदि लोड आधा कर दिया जाए तब आयरन हानि का मान क्या होगा। देखिए, दो तरीके के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस और आयरन लॉस। देखिए, कॉपर लॉस जो होता है वो लोड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये वाइंडिंग में होता है, वाइंडिंग में जो करंट जाती है उससे होता है। तो जैसे जैसे ज़्यादा लोड होता है, करंट ज़्यादा होती है, कम होती है, तो वैसे वैसे हमारा कॉपर लॉस चेंज होता रहता है, लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर फुल लोड पर कॉपर लॉस था 3200 वाट, तो हम लोग को आधे लोड पर 800 वाट ही मिला। लेकिन आयरन लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे, आयरन हानि जिसको बोलते हैं, तो ये लोड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर 1600 वाट है, अब लोड को आप लोग आधा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, कुछ भी करिएगा ना, तो वो लोड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो लोड जब कर रहे हैं हम लोग आधा, तो ये आयरन हानि अगर 1600 वाट है तो वो 1600 वाट ही रहेगी, ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि निम्नलिखित में से किन दो हानियों को मिलाकर आयरन हानि कहा जाता है। देखिए, आयरन हानि जो होता है ना, आयरन हानि, उसको हम लोग लिखते हैं आयरन लॉस बराबर होता है पीएच, जिसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, और पीई होता है एडी करंट लॉस। इन दोनों हानियों को जब हम लोग मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसको हम लोग टोटल बोलते हैं आयरन लॉस। तो देखिए, किन दो हानियों को मिलाकर आयरन हानि कहते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हिस्टेरेसिस हानि और भंवर धारा हानि। एडी करंट लॉस को भंवर धारा हानि बोला जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित नहीं करता। देखिए, ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर क्या करता है, अभी हमने बताया स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, ये दो तरीके का ट्रांसफार्मर अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए, स्टेप अप होगा तो वोल्टेज को बढ़ा देगा, और स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज को घटा देगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ये वोल्टेज को परिवर्तित करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पूछा है किसको परिवर्तित नहीं करता है, वोल्टेज परिवर्तित करता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर की एक खासियत ये भी होती है कि ये पावर को हमेशा कांस्टेंट रखता है। जैसे कि 200, जैसे हमारा 220 वाट है ना प्राइमरी में, तो सेकेंडरी पर भी जो हमको मिलेगा वो 220 वाट ही मिलेगा, कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। पावर को भी कांस्टेंट रखता है। तो उसके लिए इसको क्या करना होगा, देखिए, P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर होता है V इंटू आई। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा, मान लीजिए हमारा 200 वोल्टेज जो है अगर बढ़ा रहा है, तो धारा को घटाना होगा, तभी तो पावर कांस्टेंट होगी। अगर मान लीजिए वोल्टेज को हमने 2 गुना कर दिया, तो 2V हो जाएगा, तो धारा को घटा के 1/2 करना होगा, आधा करना होगा, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर से VI मिल गया। तो कहने का मतलब क्या था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को अगर बढ़ाएगा तो धारा को घटा देगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट चाहिए हमको। और स्टेप डाउन में अगर वोल्टेज कम होगा तो धारा बढ़ा देगा। तो दो चीज़ हम लोग को पता चल गई कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को भी चेंज करता है और धारा को भी चेंज करता है। अब पूछा गया किसको चेंज नहीं करता है, तो अब ऑप्शन पर आइए। धारा को भी चेंज कर रहा है, वोल्टेज को भी, धारा तथा वोल्टेज दोनों को चेंज कर रहा है। किसको नहीं कर रहा है, तो वो होता है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। आवृत्ति को कभी भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। देखिए, नियम जो होता है ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर IR होता है, जो कि आप लोग जानते हैं, DC सर्किट में पढ़े होंगे आप लोग। और एक होता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ में भी 2 नियम आते हैं, एक होता है KCL, एक होता है KVL। इस पर क्वेश्चन हमने लगवाया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फ्लेमिंग का नियम होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये रूल्स होते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमेशा मोटर में लगता है, और राइट हैंड रूल जनरेटर में लगता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में जो सिद्धांत लगता है ना, प्रिंसिपल की बात किया, सिद्धांत की, तो देखिए ये लगता है फैराडे का नियम। क्यों लगता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग को पता चल जाए ट्रांसफार्मर में फैराडे का नियम कैसे लगता है। देखिए, ये होती है हमारी, क्या होती है, कोर। आप लोग जानते हैं कोर होती है, कोर पर होती है वाइंडिंग इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सप्लाई दे देते हैं। जब सप्लाई दे देते हैं यहाँ पर होता है लोड। अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जब हम लोग सप्लाई दिया, तो ये AC नेचर की करंट है, AC सर्किट है, ये AC सप्लाई। यहाँ पर जो करंट जाएगी ये वाइंडिंग से कट करेगी। तो फैराडे का नियम ये होता है कि कोई भी कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है ना वाइंडिंग का, कॉपर का मटेरियल्स होता है, तो अगर कंडक्टर जो होता है फ्लक्स से कट करे, देखिए फ्लक्स है, ये कंडक्टर है, या तो फ्लक्स कंडक्टर को काटे या कंडक्टर आकर फ्लक्स को काटे, दोनों में जब रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पर एक EMF मिल जाता है कंडक्टर में। ये बोलता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो यही नियम अप्लाई होता है। देखिए, धारा जाती है ना, धारा जहाँ पर भी होती है ना, धारा का मतलब होता है जहाँ होगी वहाँ होगा फ्लक्स।
तो ये धारा जाएगी एसी नेचर की, तो फ्लक्स भी होगा कैसा, एसी नेचर का, इस नेचर का होगा। तो देखिए जब एसी नेचर का फ्लक्स होगा तो जब ये घूमेगा बाइंडिंग में तो यहाँ से कट करेगा तो बाइंडिंग में ईएमएफ मिल जाएगा। अब यही ईएमएफ जो होता है, यही फ्लक्स यहाँ से जाता है सेकेंडरी में भी कट करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग इसमें भी ईएमएफ मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या था कि ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो होता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत, जो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, फैराडे के नियम पर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से डेली हम लोग अपने इसी चैनल सक्सेस ITI क्लासेस पर यूपी PCL TG2 और ALP लोको पायलट की तैयारी डेली हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।